संध्या पूजा के लिए आज हथौड़ी भी आलोकी के साथ नागलोक के मंदिर जाता है, जहां आलोकी भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के आगे प्रार्थना कर रही थी। वहीं हथौड़ी भोलेनाथ के चरणों में फूल चढ़ाता है। उसी समय वहां नाग टिंगेश्वर आ जाता है। कहाँ है हमारी नागरानी? भोलेनाथ, अगर मुझे एक हत्या माफ हो ना तो मैं इस ठिगने नाग को डस लूं। ये तो जैसे इस नागलोक में डेरा ही डालकर बैठ गया है। नागिन आलोकी, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? आलोकी, आलोकी, नागिन आलोकी। आलोकी अपनी आंखें ना खोलकर उसे नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करती है और उसे परेशान होता देखकर हथौड़ी जाकर टिंगेश्वर नाग के पैर में जोर से चोटी काटता है। कुछ चुभा में। नाग टिंगेश्वर, आप क्यों बार बार हमें मंदिर में ही आकर तंग करते हैं? आपके कारण हमारी पूजा में विघ्न पड़ गया। क्या चुभा में? हमारा पैर। लगता है फूल का कांटा चुभ गया होगा, ठीक उसी तरह जैसे तुम हमारी आंखों में चुभते हो। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि आप अपने लोक कब लौटेंगे? ये नागलोक है, आपका ससुराल नहीं नाग टिंगेश्वर। नहीं है तो जल्दी हो जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है नागरानी शीघ्र ही हमारे प्रेम को अपना लेगी। किंतु वो है कहाँ? जब से वो पृथ्वी लोक से आई है, हमारी तो उनसे भेंट ही नहीं हुई है। हमें बताओ कहाँ है वो? हम नहीं बताएंगे। परंतु क्यों? क्योंकि हमें भी ज्ञात नहीं। इस तरह उनके बीच बहस होने लगती है तो हथौड़ी नाग टिंगेश्वर के पीछे से एक पक्षी को तेजी में उड़ते हुए देखता है और दोनों के बीच से निकलकर मंदिर से बाहर की ओर आता है तो उसे वो पक्षी नागलोक में उस पर मंडराता हुआ नजर आता है। हथौड़ी तभी अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर झटके से खोलकर ऊपर की ओर उछल जाता है और हवा में उड़ते हुए उस पंछी का पीछा करने लगता है। शिवन्या जादुई गोले पर रुद्रपुर गांव का दृश्य देख रही थी, जहां शिवा हंसी खुशी गांव वालों के साथ रह रहा था। कितना खुश है शिवा इन गांव वालों के साथ। ये गांव परिवार है शिवा का। किंतु जब इन्हें पता लगेगा कि शिवा एक मनुष्य नहीं बल्कि एक नाग है, उस वक्त सभी अपने आप को किस प्रकार संभाल पाएंगे? शिवन्या अपने विचारों में उलझी होती है। तभी आलोकी वहां बड़बड़ाते हुए आती है। ना जाने कैसे कैसे प्राणियों से पाला पड़ रहा है हमारा। क्या हुआ आलोकी? तुम इस तरह गुस्से में क्यों हो? नागरानी, आप उस नाग टिंगेश्वर को यहाँ से निकाल बाहर क्यों नहीं करती हैं? सुबह शाम हमसे आपके विषय में पूछ पूछ कर परेशान करता रहता है। तुम सही कह रही हो आलोकी। बहुत समय हो गया इस नाग टिंगेश्वर को इस नागलोक में वास करते हुए। इसकी विदाई के विषय में तो सोचना ही पड़ेगा। खैर, हथौड़ी भी तुम्हारे साथ गया था ना, वो कहाँ है? हथौड़ी? वो महल नहीं पहुँचा क्या? हमें तो लगा मंदिर में हमारी बहस होता देखकर वो मंदिर से महल आने के लिए निकल गया होगा। किंतु वो महल में तो है ही नहीं। हथौड़ी उसी पक्षी का पीछा करते हुए नागलोक के औषधि बगीचे में पहुंचता है तो उसे झाड़ियों में सरसराहट महसूस होती है। हथौड़ी धीरे धीरे उस झाड़ी के पास पहुंचता है और झांक कर देखता है तो उस पक्षी की भयानक आंखें देखकर हथौड़ी डर कर गिर पड़ता है और वो पक्षी एक खूंखार चील था जो कि एक चमकती जड़ी बूटी लेकर वहां से उड़ने लगता है। तो हथौड़ी उसका एक पंजा पकड़कर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके नुकीले पंजों से हथौड़ी को खरोच आ जाती है और वो घायल होकर औषधि के बगीचे में गिर पड़ता है। वो चील उड़ते हुए एक पहाड़ी के बीचों बीच उतरता है और पहाड़ी पर बनी एक संकरी सुरंग के भीतर घुस जाता है, जहाँ एक ताबूत आधा खुला हुआ रखा था, जिसमें एक काले कपड़े में लिपटी एक औरत का शरीर पड़ा था और ताबूत के पास ही एक छड़ी भी रखी हुई थी। चील उस ताबूत पर आकर बैठता है और उस चमकती हुई औषधि और भभूत को ताबूत में पड़े शरीर पर फेंक देता है और अचानक ही उस ताबूत से एक रोशनी निकलती है और साथ ही ताबूत के पास पड़ी छड़ी भी हिलते हुए जगमगाने लगती है। शिवन्या और आलोकी एक बार फिर हथौड़ी के ना मिलने पर परेशान होती हैं। तभी नाग विसर्ग बुरी तरह से घायल हथौड़ी को लिए शिवन्या के महल में आता है। हथौड़ी की ये हालत देखकर शिवन्या और आलोकी हैरान रह जाते हैं। हथौड़ी, ये क्या हुआ तुम्हें? नाग विसर्ग, हथौड़ी इस तरह घायल कैसे हो गया? नागरानी, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं औषधि बगीचे में
कुछ विशेष औषधियाँ लेने गया था तो मैंने वहाँ पर हथौड़ी को घायल अवस्था में देखा। नागरानी, हथौड़ी के घाव देखकर तो हमें लग रहा है जैसे ये नुकीली कांटों की झाड़ियों में गिर गया हो। हथौड़ी को चोट कैसे लगी है ये सोचना छोड़कर हमें इसका इलाज जल्द से जल्द करना चाहिए। नाग विसर्ग ठीक कह रहे हैं आलोकी। नाग वैद्य को शीघ्र ही बुलाओ। जी नागरानी। जाग उठी जंजाली, अब छाएगी मेरे जादू से घटाए काली काली। जंजाली जादूगरनी अपने जादू से जमीन पर पड़ी छड़ी को अपने हाथ में लेती है और वो चील उस छड़ी पर बने गोले पर बैठ जाता है। नागवैद हथौड़ी की हालत देखते हैं और अपने थैले से एक हल्का पीला पड़ा पत्ता निकालकर उसी मसलते हैं और उसका रस हथौड़ी के घाव पर लगाते हैं। नागरानी, ये किसी कांटे की झाड़ियों में गिरने से घाव नहीं बना। हथौड़ी का ये घाव नुकीले और जहरीले नाखून लगने के कारण हुआ है। जहरीले नाखून? हाँ नागिन आलोकी, वो तो भोलेनाथ का शुक्र है कि हथौड़ी में दिव्य शक्तियों का संचार है, वरना हथौड़ी की जान तो चली जाती आज। अर्थात हथौड़ी अपनी शक्तियों के कारण केवल घायल हुआ। हाँ नागिन आलोकी, हथौड़ी को पूरी तरह स्वस्थ होने में कुछ दिन का समय लगेगा। तब तक इसे लगातार उपचार की आवश्यकता है। ठीक है नागवैद, आप हथौड़ी का उपचार जारी रखिए, हम भी उस पर पूरा ध्यान देंगे। नागवैद वहाँ से चले जाते हैं और हथौड़ी की ये हालत देखकर शिवन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिवन्या को इस तरह से दुखी देखकर आलोकी भी उदास स्वर में कहती है, नागरानी चिंता मत कीजिए, हथौड़ी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। हम भी भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज हथौड़ी की जान पर बनाई और हम उसके पास भी नहीं थे। कहीं कोई अनहोनी हो जाती तो हम क्या करते? गलती हमारी है नागरानी, हमें हथौड़ी को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था, हमें क्षमा कर दीजिए। आलोकी अपनी बात को आगे बढ़ाती उससे पहले ही वहाँ नागिन त्रिलोकी प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर आलोकी कहती है, त्रिलोकी, तुम यहाँ अचानक कैसे? हम तुमसे नहीं, नागरानी से एक जरूरी बात करने आए हैं। नागिन त्रिलोकी, तुम यहाँ से जा सकती हो। अभी हमारे लिए हथौड़ी के स्वास्थ्य से जरूरी और कुछ भी नहीं है। ये कटा हाथ तो बहुत कष्ट में प्रतीत होता है, वैसे बड़ा सुकून मिल रहा है इसे ऐसे देखकर। ये हथौड़ी को कौन धाराशाही कर सकता है? मेरे कहने का मतलब था कि हथौड़ी की यह हालत किसने की? वैसे मैं ये सूचित करने आई थी कि औषधि बगीचे से नवजीवन बूटी पौधे का एक हिस्सा गायब है नागरानी। क्या? जंजाली चील को लिए उस सुरंग से बाहर आती है और ऊंची पहाड़ी से अपने चारों तरफ नजरें घुमाती है। बरसों बाद इस दुनिया को इतनी ऊंचाई से देख रही हूँ। तुम मेरे सच्चे साथी हो। अगर तुम मुझे जिंदा करने का उपाय नहीं ढूंढते तो मेरे पार किए गए 3 पड़ाव व्यर्थ चले जाते। लेकिन अब मुझे अपने अगले पड़ाव को पार करना है, जिसके लिए मुझे उस सुनहरी तितली को बुलाना होगा। जंजाली धरती लोक की एक वीरान जगह पर पहुंचती है और वहां अपने जादू से एक महल प्रकट करती है, जो पूरी तरह अंधेरे से घिरा हुआ था। कुछ ही देर में वो उस महल के अंदर पहुंचती है। जादूगरनी का पक्षी चील उड़ते हुए उसके सामने आ जाता है और अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाकर एक सिंहासन में बदल जाता है। तो जंजाली जाकर उस पर अपनी बाहें फैलाए बैठ जाती है। मुझे जल्दी ही उस सुनहरी तितली को बुलाना होगा ताकि मुझे अपने अगले पड़ाव के बारे में पता चल सके। जंतर मंतर जादू तंत्र, सुनहरी तितली प्रकट हो इस महल के अंदर। जंतर मंतर जादू तंत्र,
सुनहरी तितली प्रकट हो इस महल के अंदर। ये मंत्र पढ़ते ही छड़ी से एक सफेद धुआं निकलता है और प्रकट होती है सुनहरी तितली। कहो जंजाली, क्या जानना चाहती हो तुम मुझसे? मुझे अपने अगले पड़ाव के बारे में बता, ताकि मैं उसे पूरा कर आगे बढ़ सकूं। धैर्य रखो जादूगरनी, धैर्य रखकर आगे बढ़ोगी तभी मंजिल तक पहुंच पाओगी। अपना कार्य करो सुनहरी तितली, मुझे पाठ मत पढ़ाओ। अपनी मर्यादा में रहो जादूगरनी। तुमने भले ही तीसरा पड़ाव पार कर लिया था, किंतु तीसरे पड़ाव पर तुम मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, इसलिए तुम्हें पहले 3 पड़ाव पुनः पार करने होंगे। ये सुनकर जंजाली हैरान रह जाती है और गुस्से में आकर कहती है, तुम मेरे साथ ये क्या मजाक कर रही हो? उन 3 पड़ाव को तो मैंने पहले ही बहुत मुश्किलों से पार किया था, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? मेरा कार्य तुम्हारी मुश्किलों का अंदाजा लगाना नहीं, तुम्हें तुम्हारे आने वाले पड़ाव के बारे में बताना है। यदि तुम्हें नहीं जाना तो मेरा समय बर्बाद मत करो। नागिन त्रिलोकी की बात सुनकर शिवन्या और आलोकी दोनों हैरान हो जाती हैं। जिसके बाद नाग सभा बुलाई जाती है, जिसमें सभी नाग नागिन उपस्थित होते हैं। नाद रानी, आपने अचानक नाद तवा क्यों बुलाई है? ये जानने के लिए कि औषधि बगीचे से नवजीवन बूटी का एक हिस्सा किसने तोड़ने का प्रयास किया। हाँ, क्योंकि हम सभी औषधि बगीचे में किसी न किसी जड़ी बूटियों को खोजने के लिए जाते रहते हैं, लेकिन नवजीवन बूटी को हम बिना नागवैद और नागरानी की आज्ञा के नहीं तोड़ सकते। और इस बार बिना आज्ञा के ही उस बूटी के एक हिस्से को किसी ने ले लिया है। जिसने भी ये कार्य किया है वो अपने आप ही सामने आ जाए तो उसके लिए बेहतर होगा। नहीं नागरानी, यह कार्य मैंने नहीं किया है। मैंने तो आपको सब उसी समय बता दिया था जब मैं आपके पास हथौड़ी को लेकर पहुंचा था। और नागलानी, मैं तो गहरी निंद्रा में थी, कुछ समय पहले ही उठी हूँ और सीधे नागतवा में तली आई। नागरानी, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने उस बूटी को लिया है, क्योंकि उसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास कोई वजह भी तो होनी चाहिए। आप सभी नवजीवन बूटी के गुण और शक्ति से परिचित हैं। उसके जरिए किसी को नया जीवन पाने में सहायता मिलती है। और अब सवाल ये उठता है कि अगर नागलोकवासी ने उस बूटी को नहीं तोड़ा तो उस बूटी का हिस्सा गायब किस प्रकार हो सकता है? पूरा दिन बीत जाता है। शिवन्या हथौड़ी के बुरी तरह घायल होने और बूटी के हिस्से के गायब होने के बारे में सोचकर परेशान थी। इस चक्कर में वो भोजन तक नहीं करती। कुछ ही देर में आलोकी वहाँ भोजन लिए प्रकट होती है। नागरानी, नागरानी, आलोकी, तुम यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नागरानी, सब तो ठीक है, लेकिन आप ठीक नहीं लग रही। मैं समझ रही हूँ कि आपको हथौड़ी की चिंता है, किंतु आपको अपने स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखना होगा। चलिए भोजन कर लीजिए। तुमने भोजन किया आलोकी? हाँ बिल्कुल, हमने तो कब का भोजन कर लिया और पेट भरकर भोजन किया है। अब तुम हमसे भी झूठ बोलने लगी। तुमने भोजन नहीं किया ना? कैसे कर लेते नागरानी? ठीक है, आओ बैठकर भोजन करते हैं। उसके पश्चात हथौड़ी के पास चलेंगे। दोनों खाना खाते हैं, फिर हथौड़ी के पास पहुंच जाते हैं, जहां हथौड़ी अभी भी बहुत कमजोर लग रहा था। हथौड़ी, उपचार के बाद तुम कुछ ठीक महसूस कर रहे हो क्या? हथौड़ी धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ शिवन्या के पास आता है, तो शिवन्या को हथौड़ी के कड़े में एक चमक नजर आती है, जिस पर वो अपना हाथ लगाती है और उसे एक झटका महसूस होता है। नागरानी, आप ठीक तो है ना? उस चील के कारण तुम घायल हुए और वो चील ही नवजीवन बूटी को नागलोक से ले गया है, किंतु वो चील आया कहाँ से था और उस जड़ी बूटी के विषय में उसको कैसे पता? क्या शिवन्या पता लगा पाएगी उस चील के बारे में? और कौन है जंजाली जादूगरनी? जानेंगे शिवकन्या एक अनोखी कहानी के अगले भाग में।